मालेगांव नासिक जिले का एक ऐसा क्षेत्र है जहां अलग अलग जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं जो एक दूसरे के सुख दुख में उनका साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और ऐसा ही कुछ आज देखने को मिल रहा है क्योंकि इस वक्त पूरा मालेगांव प्रोटेस्ट की आग में झुलस रहा है। जगह जगह प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन क्यों? तो वजह है 3 से 4 साल की एक मासूम बच्ची जो ठीक से बोलना भी नहीं जानती थी। उसके साथ इस गांव के एक लड़के ने इतनी ज्यादा हैवानियत बरती कि पूरे इंसानियत को शर्मसार कर दिया और लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या अब छोटी बच्चियां भी इस देश में सेफ नहीं है। ये सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि वो गुनाह था जिसकी सजा सिर्फ नर्क है। पर कौन था ये लड़का और क्यों इसने 3 साल की एक मासूम बच्ची को अपने जाल में फंसाया? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इस क्राइम की कहानी की शुरुआत होती है 16 नवंबर 2025 से, जब मालेगांव के डोंगराले में हर रोज की तरह शाम के वक्त कुछ बच्चियां अपने घर के पास खेल रही थी, जिनमें से एक यादना भी थी, जिसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ वक्त बाद उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। वो तो बेफिक्र होकर अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, जबकि उसकी माँ और दादा घर के अंदर थे, जो बार बार यादना को आवाज लगाकर घर में बुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो खेलने में इतना बिजी थी कि उनकी बात को नहीं सुनती। देखते ही देखते सूरज ढलने लगता है और अंधेरा आसमान को घेर लेता है, जबकि हवा में थोड़ी सर्दी भी बढ़ गई थी। इसी वजह से यादना की माँ अब उसे बुलवाने बाहर जाती है, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। ये देख के वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और आसपास के लोगों से अपनी बेटी के बारे में पूछने लगती है। साथ ही जो बच्चे यादना के साथ खेल रहे थे वो उनके भी घर जाती है, इस उम्मीद में कि शायद वो उनके घर पर हो, लेकिन उन्हें हर जगह निराशा ही हाथ लगती है। यादना की माँ घबरा कर अपने पति को फोन करती है और उन्हें बेटी के गायब होने के बारे में बता देती है। ये खबर सुनकर यादना के पिता के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और वो तुरंत काम से घर लौट आते हैं और अपनी बेटी यादना को ढूंढने में लग जाते हैं। धीरे धीरे यादना के लापता होने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है और सभी लोग बच्ची को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। गांव के गलियों से लेकर खेतों तक, झाड़ियों से लेकर आसपास के रास्तों तक, हर जगह यादना को ढूंढा जाता है। वो लोग बार बार उसे आवाज लगाते हैं, इस उम्मीद में शायद कहीं से उसकी आवाज सुनाई दी जाए, लेकिन 2.5 घंटे की खोज में उन्हें सिर्फ सन्नाटा ही मिला, जबकि यादना का अभी तक कोई पता नहीं था। पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया और हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ नजर आने लगी, क्योंकि यादना सिर्फ अभी 3 साल की ही थी। गांव के सभी लोग जगह जगह जाकर उसकी तलाश कर रहे थे, जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सब शामिल थे, लेकिन यादना का कोई सुराग नहीं मिला। अब परिवार की सारी कोशिश नाकाम हो चुकी थी और उन्हें डर भी था कि कहीं उनकी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। इसीलिए वो पुलिस को तुरंत फोन करके यादना के लापता होने के बारे में बता देते हैं, जिसके बाद पुलिस भी बिना वक्त गवाए फौरन डोंगराले गांव पहुंच जाती है और कुछ लोगों को साथ लेकर यादना की छानबीन करना शुरू कर देती है। जैसे ही वो लोग सीमा पार बने मोबाइल टावर के पास जाते हैं तो सामने का नजारा देखकर हर किसी का दिल दहल उठता है। दरअसल ये जगह सुनसान और झाड़ियों से घिरी हुई थी और झाड़ियों के बीच उन्हें यादना की बॉडी दिखाई देती है, जिसके शरीर पर चोट के निशान थे, जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि यादना के साथ कुछ गलत हुआ है। साथ ही उसके फेस को भी एक बड़े से पत्थर से कुचला गया था ताकि किसी को उसकी पहचान ना हो, लेकिन गांव वालों ने यादना को उसके कपड़ों से पहचान लिया और पुलिस ने तुरंत इस जगह को सील कर दिया ताकि कोई सबूत खराब ना हो। जिसके बाद फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है और वो क्राइम सीन से सबूत जमा करने में जुट जाती है। टीम सबसे पहले यादना के कपड़ों पे से सैंपल कलेक्ट करती है और फिर मिट्टी पर बने पैरों के निशान यानी फुटप्रिंट के फोटो वगैरह लेती है ताकि फुटप्रिंट के जरिए कातिल का पता लगाया जा सके। फॉरेंसिक टीम बड़ी सावधानी से हर बारीक से बारीक चीज को इन्वेस्टिगेट करती है और सारे सबूत इकट्ठा करके अपने साथ लैब में ले जाती है ताकि उनकी साइंटिफिक तरीके से जांच
हो सके। इधर पुलिस भी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, जबकि पूरे गांव में यादना की मौत से मातम का माहौल छा जाता है और हर किसी की आंख नम हो जाती है। जबकि परिवार का तो रो रो कर बहुत बुरा हाल था, लेकिन यादना के साथ ये सब किया किसने और उसके पीछे का मकसद क्या था? इसी सवाल का जवाब पुलिस से लेकर गांव वाले भी जानना चाहते थे। इसीलिए वो लोग आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग करते हैं, जबकि पुलिस भी इस केस में कोई ढील नहीं बरतती और यादना को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी जांच पड़ताल तेज कर देती है। अब क्योंकि यादना की बॉडी उसके घर से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर मिली थी, इससे ये बात तो क्लियर हो गई थी उसे मारने वाला इसी गांव का कोई शख्स है। इसीलिए पुलिस गांव के लोगों से पूछताछ करती है और तब उन्हें पता चलता है कि यादना हर शाम मोहल्ले के बच्चों के साथ खेला करती थी और आज भी वो खेल रही थी और अचानक गायब हो गई। ये सुनने के बाद पुलिस उन बच्चों से बात करती है जो यादना के साथ खेल रहे थे। वो पुलिस को कुछ ऐसा बताते हैं जिससे ये पूरा केस ही सॉल्व हो जाता है। दरअसल पुलिस बच्चों से धीरे धीरे और प्यार से पूछताछ करती है कि उस शाम उन्होंने क्या देखा था। तो वो जवाब देते हुए कहते हैं कि जब हम शाम के वक्त खेल रहे थे तब एक लड़का यादना के पास आया था और चॉकलेट दिलवाने का कहकर उसे अपने साथ ले गया। उस लड़के को यादना पहले से ही जानती थी और वो उसे भैया कहकर पुकार रही थी, इसीलिए वो उसके साथ चली गई। और बच्चों ने भी अक्सर उसे इधर उधर कई बार घूमते हुए देखा था, क्योंकि वो लड़का इसी गांव का रहने वाला था। इसके बाद पुलिस ने बच्चों से उस लड़के के हुलिये के बारे में पूछा और बच्चों ने जिस तरह का हुलिया बताया वो विजय खैरनाकर नाम के एक लड़के से हूबहू मैच हो रहा था। विजय डोंगराले में ही अपने परिवार के साथ यादना के घर से महज 200 मीटर की दूरी पर रहा करता था। उसकी उम्र करीब 24 साल के आसपास थी और वो अब तक कुंवारा था। विजय एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में मजदूरी किया करता था। जब पुलिस गांव वालों के सामने उसका नाम लेती है तो सभी दंग रह जाते हैं। किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि विजय ही वो शख्स है जिसने यादना की जान ली है, क्योंकि कुछ वक्त पहले तक गांव वालों के साथ वो भी उसी बच्ची को ढूंढ रहा था, जबकि असल में यही उसका कातिल था। लेकिन किसी को उस पर शक ना हो, इसीलिए यादना को तलाश करने का नाटक करता रहा। सारी सच्चाई जानने के बाद अब पुलिस विजय के घर पहुंच जाती है और रात के करीब 8:30 बजे उसे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहां शुरू होता है सवाल और जवाब का सिलसिला। पुलिस उससे पूछती है कि आखिर 3 साल की बच्ची से उसकी क्या दुश्मनी थी जिसके चलते उसने इतनी दरिंदगी दिखाई, क्यों उसने यादना की सांसें उससे छीन ली। शुरुआत में तो विजय ने सभी इल्जामों को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने अपना सख्त रवैया अख्तियार किया तो विजय भी टूट गया और उसने तोते की तरह सब उगलना शुरू कर दिया। उसने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि हाँ, मैंने ही यादना को मारा है। और फिर विजय ने एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाई जिसे सुनकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल उसने पुलिस को बताया कि उसका यादना के पिता से महीने भर पहले किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था और बस तभी से उसने ठान लिया था कि वो इस झगड़े का बदला लेकर रहेगा, जिसके लिए उसने यादना को शिकार बनाने का फैसला किया। और 16 नवंबर 2025 को शाम के 3 से 4 बजे के करीब वो यादना के पास पहुंच गया, क्योंकि वो अच्छे से जानता था इस वक्त यादना बच्चों के साथ खेल रही होती है और यही वक्त विजय को ठीक लगा अपने घिनौने प्लान को अंजाम देने के लिए। उसने यादना से कहा, चलो मैं तुम्हें चॉकलेट दिलवा कर लाता हूँ। अब क्योंकि यादना भी विजय को जानती थी और वो उसे विजय भैया कहकर बुलाती थी, तो इसीलिए वो भी उसके साथ जाने के लिए राजी हो गई। पर उस बच्ची को ये नहीं पता था यही विजय भैया उसकी मौत का सौदागर बनकर आया है, जिसका मकसद सिर्फ यादना के पिता से बदला लेना नहीं था, बल्कि उसकी नीयत उस 3 साल की बच्ची पर खराब हो गई थी। इसीलिए वो उसे बहला फुसला कर अपने घर ले जाता है और फिर यादना के साथ वो करता है जिसकी सजा शायद इस दुनिया में नहीं मिल सकती। वो उस नादान बच्ची के साथ गलत काम करता है और फिर जब उसका मन बढ़ जाता है तो एक बड़े से पत्थर से उसका फेस कुचल देता है, जिसके चलते यादना की चीखें हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो जाती है और वो वहीं अपना दम तोड़ देती है। जबकि विजय अंधेरा होने का इंतजार करने लगता है और जैसे ही सूरज डूबता है वो यादना की बॉडी को
तुरंत मोबाइल टावर के पास फेंक देता है और खुद वापस घर आकर ऐसा ड्रामा करता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। पर वो कहते हैं ना, सच को साथ पर्दों में ही क्यों ना छुपा लिया जाए, एक ना एक दिन वो सामने आ ही जाता है। और ऐसा ही हुआ विजय के साथ। उसने अपना गुनाह छुपाने की काफी कोशिश की, लेकिन बच्चों ने उसका पर्दाफाश कर दिया और इसी तरह विजय की हैवानियत से भरा हुआ चेहरा सबके सामने आ गया। फिलहाल विजय पुलिस के कब्जे में है और पूरा मालेगांव से फांसी देने की मांग कर रहा है। 21 नवंबर को हजारों लोगों ने डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के सामने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया और यातना के लिए न्याय की मांग की। यहाँ तक कि एक दिन की हड़ताल भी की गई। हालांकि पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस अपराध में विजय अकेला ही था या फिर उसके साथ कोई और भी शामिल था। तो आपको क्या लगता है, विजय को क्या सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए बाय बाय।